नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। इस खंड में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था जो आपकी एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा में हर बार यूं कहूं कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए एक बार किशोर अवस्था के सामान्य परिचय से प्रारंभ करते हैं। कहां से ये शब्द आया, क्या इसकी व्युत्पत्ति है और कौन सी भाषा का यह शब्द है, क्या इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, फिर इससे जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन हैं उनको देखेंगे और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में कहा जाता है एडोलेसेंस, ADOLESCENCE। विद्यार्थियों, इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है। प्रश्न अगर आएगा परीक्षा में तो यह पूछ सकता है कि किशोरावस्था की व्युत्पत्ति या एडोलेसेंस शब्द की व्युत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। उत्तर होता है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से व्युत्पत्ति। अब इस एडोलिसियर शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए, इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। टू ग्रो अप टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्वता तक वृद्धि करना, यह इस भाषा का या इस शब्द का अर्थ होता है एडोलिसियर का, जिस एडोलिसियर शब्द से बना एडोलेसेंस और जिस एडोलेसेंस को हम हिंदी में कहते हैं किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था को अगर टेक्निकली बात करूं कि ये बेसिकली होती क्या है, तो ये एक तरह का संक्रमण काल है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जर्शील्ड का कथन भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि बालक बाल्यावस्था से युवावस्था तक संक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस एडोलेसेंस के लिए दो चीजें जाननी जरूरी है। एक बालक में या एक बालिका में वो तमाम शारीरिक गुण विकसित हो जाते हैं जो प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो प्यूबर्टी या यौवनारंभ इसकी शुरुआत मानी गई है। प्यूबर्टी से लेके वो समय जब तक वो अडल्ट या फिर वयस्क नहीं हो पाए, यानी बालक के अंदर प्यूबर्टी स्ट्राइक हो गई, यौवनारंभ आ गया, लेकिन अभी तक वो वयस्क नहीं हुआ है, अभी तक वो अडल्ट नहीं हुआ है। यही विशेषता क्या कहलाती है? यही विशेषता कहलाती है आपकी एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था की अवधि क्या मानी गई है? हम पढ़ने के दृष्टिकोण से इसकी अवधि मान के चलते हैं 12 से 18 वर्ष। लेकिन एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार किशोर अवस्था की अवधि क्या है, तो ये जान लेते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, हो सकता है परीक्षा में ये पूछ ले कि UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार क्या है, तो क्योंकि WHO उसी की ही एक यूनिट है, उसी की एक इकाई है, तो इसे मान के चलते हैं। कितनी मानी गई है? 10 से लेकर 19 वर्ष। 10 से 19 वर्ष WHO के अनुसार। एक फैक्ट्रीज एक्ट है जो 1948 में आया था, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है कि किशोर उसे मानना चाहिए जो अपने जीवन के 15 वर्ष पूरे कर चुका है किंतु अभी 18 का नहीं हुआ है। 15 वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन 18 का भी होना बाकी है, ऐसा व्यक्ति किशोर कहलाने के लायक है। ठीक है। अब किशोर अवस्था से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आपको मेमोराइज रखना है। पहला, ये भौगोलिकता से जुड़ा हुआ है बिंदु। तो पहला बिंदु है कि गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का प्रारंभ शीत
प्रदेशों से पहले होता है। देखिए, आप अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का आपको आइडिया हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरह से हम मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग जो एरिया होते हैं इनको कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, और ये माना जाता है कि ये गर्म प्रदेश हैं बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। तो यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनमें जो किशोरावस्था है वो उसका प्रारंभ अन्य प्रदेशों के मुकाबले, शीत प्रदेशों के मुकाबले पहले होता है, नंबर 1। एक चीज और भी देखी गई है कि जो विकसित क्षेत्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर किशोरावस्था पहले आरंभ होती है बजाय उन देशों के जो विकासशील हैं या फिर अभी भी पूर्णतः अविकसित हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इस प्रकार से। इसीलिए कई बार परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की संभावना बनती है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि गांवों के मुकाबले शहरों में किशोरावस्था पहले आएगी या बाद में। तो उत्तर होगा पहले, क्योंकि शहर जो हैं वो खान पान के, रहन सहन के, हाइजेनिक के मुकाबले गांवों से थोड़े से ज्यादा विकसित हैं, इसलिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का आरंभ शीत प्रदेशों से पहले होता है। दूसरा जो तथ्य है, दूसरा जो बिंदु है आपको याद रखना है वो ये कि बालिकाओं में किशोरावस्था बालकों के मुकाबले 2 साल पहले आती है। बालिकाओं में किशोरावस्था बालकों के तुलना में, बालकों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहेगा, 2 वर्ष पूर्व दृष्टिगत होती है। एक तीसरा बिंदु जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, वो बिंदु जुड़ा हुआ है श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक से, जिनको पायनियर कहा जाता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर सबसे बेहतरीन रिसर्च अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने की है तो हॉरलॉक मैडम ने करी है। और मैडम का एक कथन है कि 17 वर्ष को किशोर अवस्था की विभाजक रेखा माना जाए, यानी उससे पहले की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था मान लिया जाए और उसके बाद की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था। तो 17, हॉरलॉक के अनुसार 17 वर्ष किशोरावस्था की विभाजक रेखा है। 17 वर्ष किशोरावस्था की विभाजक रेखा है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और किशोरावस्था के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था से कुछ जुड़े हुए सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था मुख्य रूप से 2 ऐसे सिद्धांत हैं, 2 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे गवर्न होती है। ऐसे 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनके आधार पर हम कहते हैं कि हां, ये किशोरावस्था के सिद्धांत हैं। आइए सबसे पहले एक एक करके इन सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है उसे कहते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। In English, it is known as the principle of saltatory growth. तो इसे हम कह सकते हैं principle of saltatory growth। यह आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है?
यह आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहता है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन आते हैं वो एकदम अचानक से देखने को मिलते हैं। और इस सिद्धांत के समर्थकों में जिस व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नाम होता है जी स्टैनले हॉल का। आप सोच भी रहे थे होंगे इतनी देर से कि किशोरावस्था का नाम आ रहा है और स्टैनले हॉल साहब का नाम क्यों नहीं आ रहा। तो वो इसीलिए कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक में इसके समर्थकों में स्टैनले हॉल प्रमुख हैं। उन्होंने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किया है। क्या है बात जो उन्होंने कही है? किशोरावस्था में दृष्टिगत परिवर्तन अचानक से होते हैं, एकदम अचानक से होंगे। और अगला कथन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ये लिखा हुआ कि ये ऐसे परिवर्तन होंगे जिनका इससे पूर्व की अवस्था में से, पूर्व की अवस्था मतलब बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो बाल्यावस्था से इन परिवर्तनों का कोई खास संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब जब स्टैनले हॉल का नाम आया है तो हमें दो तीन चीजें जान लेनी चाहिए क्योंकि कभी प्रश्न में पूछी जा सकती है। पहली बात तो यह कि एडोलेसेंस उनकी एक किताब का नाम था और इस किताब के आधार पर ही किशोरावस्था के लिए एडोलेसेंस शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किशोरावस्था के लिए एडोलेसेंस शब्द देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे जी स्टैनले हॉल। उन्होंने ये किताब लिखी थी वर्ष 1904 में। और किशोरावस्था पर सबसे जो अच्छे शोध जिनके हैं, सबसे व्यापक शोध जिनके हैं, ये पूछा भी गया है किशोरावस्था पर सबसे व्यापक शोध किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए हैं? जी स्टैनले हॉल। उनके इन्हीं शोध के कारण इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक। तो किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जी स्टैनले हॉल। यह पहला कथन आपको क्लियर हुआ, पहला जिसको हम कह सकते हैं सिद्धांत क्लियर हुआ। प्रश्न पूछ सकता है कि किशोरावस्था में आने वाले परिवर्तन बहुत ही अचानक से होते हैं, आकस्मिक होते हैं, अकस्मात दिखाई देते हैं। यह बात कौन से सिद्धांत से पुष्ट होती है? कौन सा सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस परिवर्तनों की बात कौन से मनोवैज्ञानिक पुष्टि देते हैं? इसकी स्टैनले हॉल। ठीक है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि ऐसा नहीं होता। जो परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, आराम से होते हैं, आराम से दिखाई देते हैं। और ऐसे सिद्धांत को कहा जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत इसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात यहां पे हो रही है। इसके समर्थकों में, इसके प्रवर्तकों में तीन नाम प्रमुख हैं। पहला है थॉर्नडाइक साहब का। ये वही थॉर्नडाइक हैं जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा नाम होता है किंग का और तीसरा नाम होता है हॉलिंगवर्थ का। ठीक है, ये कहते हैं, ये तीनों कहते हैं कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन आते हैं वो ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई एकदम से अचानक ही देखने को मिल गए।
धीरे 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 आते रहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, आराम से दृष्टिगत होते हैं परिवर्तन, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इनका कथन है कि किशोरावस्था के परिवर्तन आकस्मिक ना होकर क्रमिक रूप से, क्रमिक यानी कि ग्रेजुअल, या फिर यूं कहूं धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ठीक है, आकस्मिक ना होकर क्रमिक रूप से दिखाई देते हैं, धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसको लेकर किंग साहब का एक कथन है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर सिर्फ कथन बता रहा हूं, नोट्स की जो पीडीएफ है उसमें आपको कथन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। वो ये है कि जिस प्रकार से एक ऋतु के चिन्ह उसके पहले की ऋतु में दिखने लग जाते हैं, मान लीजिए कि गर्मियों में भी कई बार ऐसा होता है कि छुटपुट बारिश, जिसको अपन कहते हैं भुरभुरिया, राजस्थानी भाषा में भुरभुरिया लागा, है ना, छांटा पड़ा लागा, छांटा छिड़काव हुआ लागो। तो जो छांट पड़ने लगती है तो हमें लग जाता है कि हाँ भाई ये बस अब सावन आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो ठीक वैसे ही जैसे एक ऋतु के आने के संकेत उसके चिन्ह उससे पहले की ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाल्यावस्था भी किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरावस्था के जो चिन्ह हैं वो बाल्यावस्था में दिखने लग जाते हैं थोड़े 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 थोड़े। और इसका एक उदाहरण आप ये देख सकते हो कि जैसे समूह में रहना एक सहज प्रवृत्ति है जो विकसित उत्तर बाल्यावस्था में होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अपने समूह को सब कुछ मान लेना, उसके पीछे एकदम पागल हो जाना, ये सारी चीजें कब आप देखोगे? ये आप देखोगे किशोरावस्था में। यानी समूह में रहने की जो प्रवृत्ति है वो अपने विकसित रूप में कब आती है? किशोरावस्था में। लेकिन समूह में रहना, दोस्तों के बीच रहना, प्रियर ग्रुप में रहना, माता पिता से ज्यादा वरीयता उन्हें देना, ये चीजें धीरे धीरे वो उत्तर बाल्यावस्था में शुरू कर चुका होता है। तो ये किशोरावस्था से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत हैं। ऋतु की बात किंग ने कही है, किंग का एक कथन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और किशोरावस्था से जुड़े हुए कुछ प्रमुख स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। अव्वल तो ये कथन पूछे अगर जाएंगे तो मान के चलिए एज इट इज पूछे जाएंगे। परीक्षा में जब भी कथन पूछे जाते हैं तो वो सीधा कथन दे देता है और बोलता है कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का या किस संस्था का दिया हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले हमें हेडो कमेटी को जान लेना चाहिए। सर एडवर्ड हेडो की अध्यक्षता में 1899 में यूके के अंदर एक कमेटी बनी थी, एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट। उसने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी और उसी रिपोर्ट में एक कथन है कि 11-12 वर्ष की अवधि में बालक की नसों में एक ज्वार उठना, एक तरह की एनर्जी, ज्वार बाठा जिसको हम कहते हैं, वो आरंभ हो जाता है। यदि और इसी ज्वार को किसके नाम से पुकारा जाता है? किशोरावस्था के नाम से। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? अगले कथन पे आइए। देखिए, आपको एज इट इज याद करने हैं, रटनी है। मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो क्रो एंड क्रो। किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि है। He is representative of power of today and hope of tomorrow. कल की आशा का और आज की शक्ति का, आज के ताकत का। जरशील्ड, जिनके कथन की बात मैंने आज की क्लास की शुरुआत में भी की थी कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति, क्योंकि विकास हो रहा है अभी, उसका विकास जन्म से लेकर, माफ कीजिएगा, गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जिस विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति संक्रमण करता है वही क्या कहलाती है? किशोरावस्था। स्टैनले हॉल, जिनकी बात हमने अभी की थी, उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। एक तरह का संघर्ष उसमें चलता रहता है, एक तरह का तनाव, तूफान, विरोध। मैं अक्सर कहता हूं विद्यार्थियों से कि स्टैनले हॉल ने जो ये बात लिखी है इसको बहुत सोच समझ के लिखा है। उन्होंने विरोध को पहले नहीं लिखा, विरोध को सबसे अंत में लिखा है, संघर्ष को सबसे पहले लिखा है, क्योंकि किशोरावस्था की शुरुआत संघर्ष से होती है। जब हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे संघर्ष से कैसे होगी शुरुआत। की शुरुआत में बालक एक तरह के संघर्ष में रहता है कि मैं करूं क्या,
क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है? मैं जब बच्चों के बीच में खेलता हूं तो माँ बाप भगा देते हैं कि टाबरा के बीच में खेलो, चल परे जा। और जब मैं बड़ों के बीच में जाके बैठता हूं तो बड़े कहते हैं कि तू क्या बच्चा बड़ों के बीच में बैठा है, जा यहां से। तो मैं असल में बच्चा हूं, बड़ा हूं। फिर शारीरिक परिवर्तन ऐसे होते रहते हैं, युवतियों में अलग परिवर्तन होते हैं, युवकों में अलग परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को लेकर एक अलग सा तनाव, अलग सा अवसाद रहता है। तो संघर्ष तो है, यही संघर्ष बढ़ते बढ़ते तनाव का रूप ले लेता है। और यही तनाव जो है उसके कारण एक तरह का तूफान, जिसकी बात ज्वार की बात हेडो कमेटी भी कर रही थी, एक तरह का तूफान बनता है। और बाद में इसी तूफान के चलते बालक में विरोधी प्रवृत्ति या विरोधाभासी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बिगी एंड हंट का कथन देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने का अगर कोई शब्द है तो वो है परिवर्तन। बिगी हंट एक ही शब्द की बात करते हैं, परिवर्तन, कि शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन बालक में दृष्टिगत होते हैं वही किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान है। किलपैट्रिक का कथन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल तो है ही, क्योंकि शारीरिक रूप से बालक अपने आप को तैयार कर रहा होता है, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहा होता है, और इस सब उहापोह में वो जी रहा होता है। स्टैनले हॉल का एक और कथन है कि किशोरावस्था नया जन्म है, क्योंकि इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। देखो, विकास क्या है कि बालक अपनी यात्रा को शून्य से प्रारंभ करे और जिस चरम स्तर तक ले जाए वहां तक पहुंच जाए। उस चरम स्तर में कई ऐसे सीमाएं भी आएंगी जिसे हम परिपक्वता के नाम से जानते हैं कि हाँ भाई, इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ सकती, इससे ज्यादा आदमी की इंटेलिजेंस नहीं बढ़ सकती, अपन कुछ इस तरह की बात कहें तो जो उच्चतर श्रेष्ठतर विशेषताएं हैं, इसका इस तरह से भी मतलब निकाल सकते हो कि जो एक नॉर्मल परिपक्वता जो है वो बालक में इसी एज में दृष्टिगत होती है। खासतौर पर शारीरिक की अगर मैं बात करूं तो इसीलिए इसे एक तरह का नया जन्म कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो परिपक्वता दृष्टिगत होती है, इसके कारण बालक अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है, समायोजन की समस्या भी उसे रहती है। वैलेंटाइन का कथन है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में बहुत ही प्रगाढ़ मैत्री, बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता देखने को मिलती है। कोलसेनिक का कथन है, कोलसेनिक कहते हैं कि किशोरों में स्वास्थ्य व शरीर को लेकर विशेष चिंता रहती है। किशोरों की मानसिक जिज्ञासाओं का निर्माण होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति इसमें भी आती है, तार्किक जिज्ञासु प्रवृत्ति आती है, ठीक है। और इस संदर्भ में वह अपने विचारों का निर्माण करता है, उसके अपने विचार बनते हैं जिसमें आदर्शवाद का प्रभाव रहता है, जिसके अंदर समाज सेवा का प्रभाव रहता है, धार्मिकता का, तार्किकता का, इन सब चीजों का उसमें प्रभाव रहता है। रॉस का कथन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किशोर को भी समायोजन करने में समस्या होती है, समायोजन की बात जे.एस. रॉस साहब कहते हैं कि शिशु के समान किशोर को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। फिर से सुनिएगा, शिशु के समान किशोर को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कोलसेनिक का एक कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। अक्सर देखा गया है, बच्चों से कभी मिलो, कहते हैं यार भैया आप समझाओ ना पापा को, पापा समझते ही नहीं है। किशोर अपनी मां को कहते हैं कि मां तू नहीं समझेगी, अरे उसने तुझे जन्म दिया है, वो कैसे नहीं समझ पाएगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, उसको क्या समझ में, तो गांव की है, तो ती पढ़ेड़ी को नहीं, मैं स्कूल जाऊं हूं, मत तो बड़ो आदमी होगो, मन ज्यादा बेरो थाने ज्यादा बेरो, मम्मी रहवा दो, थारा समझ में को नहीं आवे। इस तरह के संवाद वो अक्सर करता है कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूं, आप मुझे करने क्यों नहीं दे रहे हो। मां बाप और बच्चे के बीच में अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किशोर बड़ों को, प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रहे हैं। रॉस का एक कथन है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत व सहायता देने के लिए उद्विग्न रहता है, समाज सेवी बन जाता है। उसे लगता है वो कदम कदम पर समाज के नियम कायदों को चैलेंज करने की कोशिश करता है। आदर्शवाद का उसमें प्रभाव रहता है, यथार्थवाद से थोड़ा दूर रहता है, आइडियलिज्म रहती है, और जब आइडियलिज्म होती है तो वहां पर समाज सेवा भी आएगी। वैलेंटाइन का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किशोरावस्था है, क्योंकि पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है।
अपराध प्रवृत्ति। इसी अवस्था में बालक को जो लत लगती है, कोई किसी को सिगरेट की लत लग गई, किसी को दारू की लत लग गई, किसी को कोई व्यसनों की लत लग गई, कुछ भी, ये सब इसी अवस्था में प्रारंभ होते हैं। शौक में दूसरों को देख के बालक एक अपने आप को थोड़ा सा एटीट्यूड में रखने के लिए ये चीजें शुरू करता है और बाद में वो लत उसकी जिंदगी का एक बुरा चैप्टर बन जाती है। वैलेंटाइन का कथन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के दो कथन हैं, ध्यान से देखिए। किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। देखिए, समूह में स्वीकार्यता तो हमने उत्तर बाल्यावस्था से देख ली थी कि बच्चे अक्सर मां से कहते हैं कि मां, मेरे सारे दोस्त मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी लेके जाओ, मेरे सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं, मुझे भी लेके जाओ। तो यहां पर तो बाल्यावस्था में वो समूह में रहने की प्रवृत्ति दिख जाती है, लेकिन जब महत्वपूर्ण बनना और उसमें भी एक बड़े स्तर पर विकास होना, यह किशोरावस्था में दिखाई देता है। जहां मान लो सभी दोस्त जो हैं वो एक हीरो की फिल्म देख के आए और वैसी ही हेयर कट करवा के आ गए। एक ने अगर नहीं करवा रखी है तो उसे लगता है कि यार, मैं अपने दोस्तों के बीच में अपना माहौल नहीं बन रहा है, तो मुझे भी वैसी हेयर कट करवानी चाहिए, मुझे भी तेरे नाम स्टाइल रख लेनी चाहिए, मुझे भी गजनी स्टाइल रख लेनी चाहिए, इस तरह की चीजें। तो अपने समूह में जितने भी उसके लोग हैं उनमें स्थिति प्राप्त करना, वो चाहता है कि उनमें वो महत्वपूर्ण बना रहे, उसकी बात को सुने, उसकी बात को लोग माने, उसके सभी दोस्त उसकी बात को स्वीकार करें, उसका जो पक्ष है उसे सुना जाए। ये सारी चीजें उसके दोस्त चाहते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, किशोरावस्था वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त। उन्हीं का ब्लेयर, जॉन, सिम्पसन का एक और कथन है कि बाल्यावस्था के अंत में, हमने उत्तर बाल्यावस्था के अंत में करीब 10, 11, 12 साल के आसपास आरंभ होगा और 17, 18 साल बाद या 19, 20 के आसपास प्रौढ़ावस्था जब आरंभ हो जाती है तब समाप्त होता है। याद कीजिए, प्रौढ़ावस्था एक तरह से एडल्ट एज, मैंने यही बात यहां पे कही है कि प्यूबर्टी से शुरू होता है। देख लो, अभी अभी वही चीज, और एडल्टहुड जहां आती है उसके बीच का जो एज है वो एडोलेसेंस है। क्लियर है? इसके बाद एक और कथन है कॉलसेनिक का। कॉलसेनिक वही कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है और इन समस्याओं के संबंध में अपने विचारों का निर्माण भी करता है। अभी थोड़ी देर पहले कॉलसेनिक का यह कथन हमने पढ़ा था, वापस एक तरह से टाइप हुआ है। बी.एन. झा, उनका कथन है कि हम सबके संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विरोध होता है, पर किशोरावस्था में यह व्यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है। विरोधाभासी का मतलब है कि दो पोल हैं। हम सबके संवेगात्मक व्यवहार में ये दो पोल देखने को मिलते हैं। कभी हमें लगता है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। एक पल आपको लगता होगा कि यार फर्स्ट ग्रेड तो एग्जाम एकदम बच्चों का खेल है, सेकंड ग्रेड एग्जाम तो एकदम चुटकियों की बात है, अगर मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं तो एकदम बस चाइल्ड्स प्ले है मेरे लिए, मैं तो 1 मिनट में आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं। और 1 दिन 2 दिन पूरे दिन आप पढ़ते रहते हो, उसके बाद आपको लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, क्या करें, कैसे हो पाएगा सिलेक्शन। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये विरोधाभास तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन किशोरावस्था में ये विरोधाभास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? बच्चा मान लो पिताजी के पास गया कि पापा कहे बेटा क्या करेगा, बोला मैं तो एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ पापा, ये करूंगा वो करूंगा, अमेरिका जाऊंगा, इतने लाख का मेरा पैकेज लगेगा और ऐसा ही पैसा, एकदम मजे ही मजे। ये सारी बातें बहुत बढ़िया बात है। कोई एक दीदी या भैया आते हैं थोड़ी देर में, हाँ बेटा क्या करने का विचार है? बोले मैं तो एमबीए की सोच रहा हूँ। कह रहे सी एमबीए पढ़ ले चुपचाप, बीएड कर ले और मास्टर्स कर और एग्जाम कर, एग्जाम की तैयारी कर, वैकेंसी आने वाली है टीचर्स की। 2 मिनट में उसको लगता है ले मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो चीज है, ये जो विरोधाभास है, ये संवेगात्मक विरोधाभास है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल कॉन्ट्राडिक्शन है। ये किशोरावस्था में सबसे ज्यादा दृष्टिगत होता है। फिर वैलेंटाइन का एक और कथन आता है जो कहते हैं मनोवैज्ञानिकों ने बहुत समय तक जानने के बाद एक बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया है कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अधिक महत्व है। भाई अधिक महत्व तो है ही, जो जीवन का सबसे कठिन काल है, जिसमें अब बच्चा एकदम नाजुक रहता है, संघर्ष में है, संक्रमण में है, तनाव में है, जिस अवस्था के अंदर बालक अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो सकता है, उस वक्त, उस समय में, उस क्रूशियल नाजुक क्रिटिकल एज में अगर उस बच्चे को इस चीज से कोई चीज वापस खींच के ला सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। इसीलिए इस वक्त जो शिक्षा दी जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ओके, अगले कथन पर आते हैं जो कि स्कीनर साहब का कथन है। स्कीनर साहब कहते हैं कि किशोर के व्यवहार का अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। भाई उसे क्या करना है, कहां जाना है, हम जिसको कर्तव्य परायणता फिडेलिटी कहते हैं, जिसकी बात एरिक एरिक्सन कहते हैं पहचान बनाम संभ्रांति में, वो यही तो बात है कि उसका महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना। भाई उसे एक्चुअली किस दिशा में जाना है, क्या मेरी यात्रा का पड़ाव होगा और क्या मेरी यात्रा की राह होगी, ये इसी अवस्था का, किशोर अवस्था का और इस किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप है। रॉस का कथन जो कुछ हद तक बी.एन. जाह के कथन के जैसा लगता है कि किशोर का जीवन बहुत अधिक संवेगात्मक होता है, जिसमें हमें एक बार फिर उसके अत्यधिक उग्र और निराशा की गहराइयों के बीच झूलते हुए व्यवहार के माध्यम से मानव व्यवहार के अनुकूल व प्रतिकूल दोनों पक्षों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। किस तरह के पक्ष? मैंने क्या बताया, एक पल उसे लग रहा है कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं तो एमबीए करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, और दूसरे पल से जैसे ही कोई आके कहता है कि चुपचाप यहां पे बैठ के तैयारी कर ले, तो उसे लगता है कि शायद मेरा अमेरिका वाला डिसीजन गलत था, मैं ये कर लेता हूं। एक पल में आप अगर किशोरावस्था में रहे होंगे, अभी भी आप में से अगर कोई किशोरावस्था के होंगे, तो आपको लगता होगा कि मैं एक ही दिन के अंदर इतनी पढ़ाई कर लूं कि पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ लूं, और फिर आप पढ़ाई करते हो, 2 दिन जचा के पढ़ते हो, या आपने कभी करी होगी 12वीं के 11वीं की 10वीं की तैयारी के दौरान, और आप पढ़ते हो तो आपको लगा होगा कि क्या बात है, मुझे तो सारा कोर्स आता है, और अगले ही दिन जैसे आपने कोई टेस्ट दिया होगा, आपको लगा होगा कि उसमें मेरे कम नंबर आ रहे हैं, अल्ले अपने तो बस का कुछ है ही नहीं, अपन तो पास ही नहीं हो पाएंगे। ये क्या है? एक तरफ इतना उग्र व्यवहार है और दूसरी तरफ निराशा की गहराइयों में झूलता हुआ व्यवहार है। इसी का मिला जुला स्वरूप किशोरावस्था में देखने को मिलता है। इसीलिए रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था तनाव और दबाव की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध नहीं, यहां सिर्फ तनाव और दबाव लिखा हुआ है, और वहां पे नाम लिखा हुआ है रॉस का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो किशोरावस्था से जुड़ी हुई थी, जिनको हमने देखा। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। लैटिन भाषा का शब्द एडोलेसेंस, एडोलेसियर से एडोलेसेंस आया है, अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। 12 से 18 वर्ष इसकी अवधि है। WHO 10 से 19 वर्ष मानता है। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन 18 का अभी तक नहीं हुआ है। गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था पहले आती है, बालिकाओं में किशोरावस्था पहले आती है, और हरलॉक कहती है कि 17 वर्ष इसकी डिवाइडिंग लाइन है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तकों में स्टैनले हॉल का नाम प्रमुख है। 1904 में एक किताब आई थी, नाम था एडोलेसेंस, जिसके नाम पर किशोरावस्था का नाम एडोलेसेंस दिया गया। इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जो कहते हैं कि किशोरों में होने वाले कोई भी परिवर्तन है वो आकस्मिक होते हैं। इसका ठीक उलट है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसमें हॉलिंगवर्थ, थॉर्नडाइक और किंग का नाम है, जो कहते हैं कि जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक नहीं होते, क्रमिक होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। किंग का कथन भी है कि पुरानी ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी संबंधित है। महत्वपूर्ण कथन में हमने हेडो कमेटी का देखा, जो ज्वर की बात करती है, क्रो एंड क्रो जो वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा की बात करते हैं, जरशील जो संक्रमण की बात करते हैं, स्टैनले हॉल संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की बात करते हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूं, इनको याद कर लीजिएगा। बिगी हंट बात करते हैं परिवर्तन की, उसके बाद किलपैट्रिक बात करते हैं कठिन काल की, स्टैनले हॉल फिर नए जन्म की बात करते हैं, जिसमें मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। वैलेंटाइन घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता, ऐसा कहते हैं। कॉलसेनिक कहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है, मानसिक जिज्ञासा का निर्माण होता है। रॉस किशोर को शिशु के समान समायोजन की जरूरत पड़ती है। कॉलसेनिक कहता है कि प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधक समझता है। रॉस कहते हैं कि समाज सेवा से जुड़ने का भाव इसमें आता है। वैलेंटाइन अपराध प्रवृत्ति की बात करते हैं। फिर ब्लेयर जॉन सिम्पसन एक बात कहते हैं कि महत्वपूर्ण बनने की, और दूसरी बात कहते हैं कि बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और युवावस्था के प्रारंभ में खत्म। कॉलसेनिक कहते हैं मानसिक जिज्ञासा, जिसकी हमने बात करी। संवेगात्मक व्यवहार में जो विरोधाभास है उसकी बात बी.एन. झा भी करते हैं और उसकी बात रॉस भी करते हैं। वैलेंटाइन ये भी कहते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर स्किनर कहते हैं कि व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप है व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना, और रॉस कहते हैं बहुत अधिक संवेगात्मक होता है। एक तरफ अत्यधिक उग्र व्यवहार और दूसरी तरफ निराशा की गहराइयों में झूलता हुआ व्यवहार, इसलिए तनाव और दबाव की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को रॉस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। इसके नोट साथ में संलग्न है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।